कंपनी के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि जो उसका प्रोडक्ट है वह मार्केट में एक जेनरिक नाम बन चुका है। जैसे कि कॉलगेट टूथपेस्ट, मतलब कि हम लोग कहते हैं कॉलगेट दे दीजिए और कॉलगेट की जगह पे कोई भी टूथपेस्ट ले आते हैं, मतलब कि टूथपेस्ट इज इक्वल टू कॉलगेट, अलमीरा इज इक्वल टू गोदरेज। वैसे ही जब हम लोग कहते हैं जीरोक्स मतलब फोटोकॉपी, एग्जैक्टली हम लोग फोटोकॉपी करवाने जा रहे होते हैं लेकिन कहते हैं कि जीरोक्स करवा लीजिए। वैसे ही एस्केलेटर, जो चढ़ती हुई सीढ़ी है वो उसको हम लोग एस्केलेटर के नाम से जानते हैं, बट वो एस्केलेटर नहीं है, वो कंपनी का प्रोडक्ट है एस्केलेटर। एस्केलेट में तो चढ़ना, एस्केलेटर में चढ़ाने वाला। तो वैसे ही सेम उसी तर्ज पे अब आप समझिए कि इंश्योरेंस मतलब क्या, LIC, जैसे ठंडा मीन्स क्या, कोका कोला। तो LIC वह ब्रांड वैल्यू रखती है, LIC वैसा ब्रांड वैल्यू रखती है कि जिसको हिला पाना अभी फिलहाल एट प्रेजेंट किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के बूते की बात नहीं है। मैं जिस शहर से आता हूं उस शहर में लोग यह नहीं पूछते, यह नहीं कहते कि आपने इंश्योरेंस करवाया क्या, वो यह कहते हैं LIC करवाया क्या। तो इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू वाले कंपनी का आप IPO नहीं लेंगे तो किसका लेंगे, चलिए जानते हैं। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। 2000 तक इसने एक छत्र राज किया इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे। 2000 का वह दौर था जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा था और प्राइवेटाइजेशन के इसी दौर में इंश्योरेंस सेक्टर को खोला गया बाहरी कंपनी के लिए, और उसके बाद जब बाहरी कंपनी आई तो धीरे धीरे LIC का जो मार्केट शेयर घटता गया। अभी एट प्रेजेंट 66% ऑफ डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनीज का जो भाग है वह LIC के पास है, मतलब कि 2/3 भाग तो लगभग LIC खुद मेंटेन कर रही है। ओवर कंपटीशन होने के बावजूद भी LIC चल रही है। लेकिन यह बात भी आपको मानना पड़ेगा कि LIC का शेयर जो मार्केट में है वो धीरे धीरे घट रहा है। LIC के पास और बहुत सारी अच्छी बातें हैं, ब्रांड वैल्यू रिकॉल तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा LIC के पास जो एसेट जो मॉनिटर कर रही है वह कई ट्रिलियन रुपीस का है। ट्रिलियन रुपीस, 1 लाख करोड़ 1 ट्रिलियन होता है, तो लगभग 35-36 ट्रिलियन रुपीस का एसेट वो मैनेज कर रही है, जो लगभग 16% ऑफ द टोटल GDP है। LIC का जो IPO आ रहा है वो 20,000 करोड़ के आसपास है। पाकिस्तान का जो टोटल GDP है, आप हैरान रह जाएंगे, पाकिस्तान का जो टोटल GDP है वह अराउंड 21,000 करोड़ 22,000 करोड़ का है, और शायद प्रोजेक्टेड 2023 का 23,000 करोड़ या 24,000 करोड़ के आसपास का है। मतलब कि जितना पाकिस्तान का GDP है उतना का तो LIC IPO लेके आ रही है। गर्व करना चाहिए। जय हिंद, हम भारत में हैं और हमारी जो कंपनी है वह वर्ल्ड रूलिंग कंपनी में से एक है। और नए प्रीमियम कैटेगरी में जो LIC पैसा जुटाती है उसमें भी इसका लगभग 66% मार्केट शेयर है। तो LIC में स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। LIC के पास कई सारी ऑफिसेस है, लगभग 15 लोकेशंस पे LIC की ऑफिसेस है, जो LIC खुद बाई आउट करके, मतलब कि खुद अपना उनका एसेट है, वह रेंटेड नहीं है। चेन्नई में 15 स्टोरी बिल्डिंग है। हेडक्वार्टर जो है वो भारत के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में है। प्राउड होना चाहिए कि LIC इतने बड़े IPO लेके आ रही है। और यदि LIC का जो प्रेजेंट IPO का जो स्ट्रक्चर है उस पर यदि डिस्काउंट करें तो लगभग 6 लाख करोड़ का LIC का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बन जाता है। मतलब कि कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन क्या सच में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? द्वारा किसी कंपनी को दे रहे हैं, वह पैसा आखिर जा कहां रहा है, मतलब कि कंपनी उस पैसे का उपयोग कहां कर रही है। LIC के IPO के रिगार्डिंग भी आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि ये जो 21,000 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट इस पैसे को मार्केट से ला रही है, आप लोगों से ले रही है, वह एग्जैक्टली गवर्नमेंट इस पैसे का करेगी क्या? मीन्स कोई तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना कि LIC का शेयर मार्केट में डाल दिया गया, उससे पैसे आ गए 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ का आगे होगा क्या?
क्या ये 21,000 करोड़ रुपया LIC के रीस्ट्रक्चरिंग में खर्चा हो रहा है, या LIC कोई नया ज्वाइंट वेंचर लेके आ रही है, या LIC कोई नए सेक्टर में जा रही है? ये 21,000 करोड़ लगेगा कहाँ? सारे सवालों का एक ही जवाब है, पैसा सरकार के जेब में जा रही है। मतलब कि जो पैसा आपसे लिया जाएगा वह LIC के किसी भी प्रोजेक्ट्स में खर्च नहीं होगा। तो LIC का इससे जो पैसा आ रहा है उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। ये जो पैसा आ रहा है वो डिसइन्वेस्टमेंट से आ रहा है, जो कि गवर्नमेंट के पास जा रहा है। आपने अभी तक यह देखा कि LIC में स्ट्रेंथ्स क्या-क्या है। अब आपको यह देखना और यह जानना ज़रूरी है कि LIC में प्रॉब्लम्स क्या-क्या है। क्योंकि जो भी IPO का प्राइस तय हो चुका है, जिस पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वह LIC के अभी तक का जो स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे होगा और हो चुका है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो आपका शेयर का प्राइस है, वह कितना बढ़ेगा और कब तक बढ़ेगा, उसका टारगेट क्या होगा, वह कंपनी के काम पे डिपेंड करता है और कंपनी कैसे फंक्शन कर रही है वह हम लोग देखेंगे और वह जानेंगे। देखिए, LIC एक सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी कहने का मतलब यह है कि इसमें जो भी डिसीजंस होगा वह कौन लेगी? सरकार। सरकार का डिसीजन आपको मालूम है कि कितने तेजी से होता है। अब प्राइवेट कंपनी की अपेक्षा में आप यह सोचेंगे कि इसमें डिसीजन बहुत तेजी से होगा, या नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में जो ओनरशिप होता है वो किसी एक आदमी के हाथ पे होता है, तो डिसीजंस लेना फास्ट होता है। और सरकारी कंपनी में यह कई टेबल से फाइल निकलेगा और सारे टेबल से क्लियरेंस होने के बाद एक डिसीजंस पे कंपनी पहुंचती है, जिसमें लगता है टाइम। तो ये लाल फीताशाही वाली कंपनी है और लाल फीताशाही वाली कंपनी में के शेयर्स में आप एबनॉर्मल ग्रोथ की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात, LIC जो कंपनी है यह एक ऐसी कंपनी है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है। अब इंश्योरेंस सेक्टर ओवर कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। यह IRCTC की तरह कोई मोनोपोलिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है कि एक ही कंपनी इस पे काम कर रही है। हाँ, जब 2000 से पहले यह सिंगल ऑपरेटेड इंडस्ट्री में काम कर रही थी, लेकिन 2000 के बाद बहुत सारी कंपनी आई, तो इसमें इंटेंसिव कंपटीशन है। इंटेंसिव कंपटीशन वाले कंपनीज में आप यदि यह जानना की कोशिश करेंगे, यदि आप यह सोचते हैं कि इसका शेयर प्राइस 900 से 4000 हो जाएगा, तो आपको फिर से सोचना चाहिए। तीसरा, कोई भी कंपनी का स्ट्रेंथ उसका सर्विस होता है। यह सर्विस सेक्टर में है। आप समझिए, कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रही है, सर्विस सेल कर रही है। तो जो सर्विस सेक्टर कंपनीज होती हैं उनका जो बैकबोन होता है वह सर्विस होता है। तो इनका जो कस्टमर केयर है, कस्टमर सर्विस के लिए जो इन्होंने जो हेल्प डेस्क बना रखा है, उसका सर्विस कितना बढ़िया है यह आपको मालूम होगा, कहने की जरूरत नहीं है। तीसरा, LIC जिस तरह से काम कर रही है, यह गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। तो गांव में अभी भी इसका फुटहोल्ड यह कंपैरिजन टू शहर ज़्यादा है, यह बात आप मान सकते हैं। लेकिन जो यंग जनरेशन आज मार्केट में आ चुका है, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस LIC नहीं है, यह सभी लोग जानते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस उनका कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ही होता है। तो LIC यहाँ पे फेल कर गई यंग जनरेशन में पेनिट्रेशन करने में, और आगे आने वाला जो ग्रोथ होगा किसी भी कंपनी का, LIC का भी, वो यंग जनरेशन से ही तय की जाएगी। यदि यंग जनरेशन आज की डेट में LIC को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो आगे 10 सालों में अब आप यह मान के चलिए कि जो झुकाव है, जो इंक्लाइनेशन है नए जनरेशन का, वह नहीं होगा। तो सेल कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकता है। अभी LIC 66% टोटल न्यू प्रीमियम का वो होल्ड करती है, लेकिन यह 66 से कम भी हो सकता है। चौथा, मैच्योरिटी बेनिफिट। जब कंपनी एज ए कस्टमर, जब आप क्लेम लेने जाते हैं, चाहे वो मैच्योरिटी क्लेम होता है या डिसबर्समेंट क्लेम होता है, तो स्मूथ प्रोसेस यदि आप चाह रहे हैं कि LIC में मिल जाए, तो शायद नहीं है। 3 4 5 धक्का खाए बिना आप LIC से मैच्योरिटी क्लेम नहीं ले सकते हैं। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो LIC में जब तक सुधार नहीं हो जाती, तब तक आप इसके रेवेन्यू में बहुत जंप नहीं देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अरे जंप तो बहुत अच्छा था, 2020 से 2021 और 2021 से 2022 में इसका जंप बहुत ज़्यादा था।
ठीक है, मान लिया बहुत ज़्यादा जंप था, लेकिन यह कितना सस्टेनेबल है, इस पे एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जब इसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ था, जब आपका 2020 से 2021 कोरोना काल में जब इसका रेवेन्यू जंप हुआ है या फिर जब सेल जंप हुआ है, अब आप यह मान के चलिए कि उस समय अधिकतर इंश्योरेंस कंपनीज का ग्रोथ बढ़ा है, सिर्फ एलआईसी का ही ग्रोथ नहीं बढ़ा है, क्योंकि वह एक पैनिक बाइंग था कस्टमर्स के तरफ से और इसका फायदा हर इंश्योरेंस कंपनीज ने उठाया है। तो यह नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। जब आप किसी सेल की बात करते हैं या रेवेन्यू की बात करते हैं, तब आपको यह जानना चाहिए कि वो किस सिचुएशंस में वो सेल और रेवेन्यू आ रहा है। तो ये जो 5 प्रॉब्लम्स हैं, जो एलआईसी के साथ प्रॉब्लम्स है, यह बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है और आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए नहीं और शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, आपको यह सोचना और समझना जरूरी है। इसको सोचें, फिर आप डिसाइड करें कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है।